हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 7 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम.के. गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए ऑप्शन में असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों आंदोलन एम.के. गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। अर्थात यहाँ पे सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ था और ये 22 तक चला था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से शुरू होकर के 1944 तक चला था। जबकि स्वदेशी आंदोलन आप देखेंगे कि 1905 में शुरुआत हुआ था, बंगाल विभाजन के समय, है ना। तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा अपने पत्र संजीवनी में ये प्रस्तुत किए थे 1905 में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921 में, 1922 में, 1923 में, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद होगा आपको, असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित कर दिया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। इसके बाद ये असहयोग आंदोलन को यहाँ पे निलंबित कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। अर्थात यहाँ पे सही आंसर होगा 1922। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये चौरी चौरा कांड से संबंधित है। जब ये घटना घटी थी गोरखपुर के निकट एक कस्बा में, थाने में जो आग लगा दी गई थी, उसके बाद ये आंदोलन को यहाँ पे निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे बहुत इससे नाखुश भी थे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? सवाल है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? ऑप्शन है राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की भी मांग की गई थी। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, पूछा गया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड लिथियागो या फिर लॉर्ड इरविन या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था 1 to 5 में, जो कि एग्जाम हुआ था 20/7/2024 को। तो याद रखना है, सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। इनका कार्यकाल 1926 से लेकर के 1931 तक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था आपका 1931 में, 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में और दूसरा हुआ था 1932 में। और 1931 में एकमात्र ऐसे गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा, 1931 वाला सम्मेलन में। ठीक है, और सुभाष चंद्र ये आपका जो भीमराव अम्बेडकर हैं, ये तीनों में भाग लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें मात्र एक सम्मेलन जिसमें भाग लिए थे गांधी जी 1931 वाला सम्मेलन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी
या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की गई थी, ठीक है, और महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता को मिटाकर हरिजन व दलितों को उत्थान करना, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खान अब्दुल गफ्फर खान या फिर सर सैयद अहमद खान। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पश्तून स्वतंत्र सेनानी अब्दुल गफ्फर खान के नेतृत्व में ये एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित भी था, ठीक है। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत के बारे में पूछा जाए तो आप इसका जवाब देंगे 1932, अर्थात 1932 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन है 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1930। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, पूना समझौता श्री राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित के नेता BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जिसे पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता के रूप में जाना जाता है। इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्होंने विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन 24 सितंबर 1932, ठीक है। अगला सवाल है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? हम बता दिए थे, अभी ही बताया हमने कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, दलित वर्गों का क्या करना था? यहाँ पे राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देना था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन दे रखा है 8 नवंबर 1928, 8 नवंबर 1929, 8 दिसंबर 1927। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई थी, जिसके सभी सदस्य अंग्रेजी थे, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध भी हुआ था और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस विरोध में किनको ज़्यादा चोटें लगी थी और फिर बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उनका नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है, देखते हैं आप लोग देश से कितना प्रेम करते हो। तो उनका एक कमेंट जरूर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, वो व्यक्ति कौन थे जो साइमन कमीशन के विरोध करते करते उन पर इतनी लाठीचार्ज हुई थी कि उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आप लोग कमेंट करके बतानी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? बताना है आपको, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि सवाल को कैसे कैसे घुमा करके पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे गांधी इरविन समझौता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में संपन्न हुआ था। और इसमें कुछ समझौते कुछ इसमें थे इंपॉर्टेंट समझौते क्या क्या किए गए थे। गांधी जी के इसमें बहुत सारे मांगे थी। बाद में फिर इरविन के साथ जब समझौता होता है तो कुछ 12 या 13 कुछ मांगे थी, जिसमें से कुछ मांग इरविन ने मान लिया था और बोला था कि कुछ और भी मांगे हैं जो कि हम वो जब गोलमेज सम्मेलन होगा तो वहाँ पे हम इसको ये करवाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से समझौता के अंतर्गत क्या क्या हुआ था थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे था
हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा, ये पहला समझौता था। दूसरा था कि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। ये सभी यहाँ पे समझौता हुआ था, जिसे हम लोग जानते हैं गांधी-ऋण समझौता के तहत। ठीक है, ध्यान रखिए गांधी-ऋण समझौता 1931 की घटना है। ठीक है, और इसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भी जाते हैं, लेकिन वहाँ फिर काम नहीं बनता है और फिर वापस आकर के अपना जो आंदोलन शुरू करते हैं। और फिर 1932 में फिर जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो उसमें भी फिर ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पूरी घटना। तो ये 5 समझौते जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, ठीक है, या फिर गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, या एक से अधिक होगा, या फिर ऊपर में से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो सबसे पहले अब देखेंगे कि भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम में मार्च में 1942 में क्रिप्स मिशन पहले भारत आया था। ठीक है, कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, पता होगा ये। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे कि यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव जो पारित किया गया था, पास किया गया था, 8 अगस्त 1942 को किया गया था। 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसके बाद फिर इसी में आंदोलन में देखेंगे आप कि भारत छोड़ो, इसी में देखेंगे गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना। इसके बाद फिर देखेंगे कि गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन हुआ था जून 1944 में। ठीक है, जून 1944 में। ठीक है, और वह 1944 से लेकर के 47 तक भारत के वायसराय भी रहे थे। ठीक है, ये पता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी घटना पहले घटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 हुआ था, इसका डेट भी पता होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे यहाँ पे। तो ये आई थिंक मार्च की घटना होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मार्च की घटना होगी, मार्च का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा घटना घट रही है, क्रिप्स मिशन का आगमन। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आई। इसके बाद फिर गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन हुआ था। अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पूछा है आपसे कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। ठीक है, तब बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था, कब किया गया था? इसका आंसर ऊपर ही हम बता चुके हैं, है ना। कब? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, देखिए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है अगर ये पूरा मेरा जो क्वेश्चन बैंक सीरीज का पूरा डिटेल अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि 50% से लेकर के 70-80% तक आप इतिहास कवर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन पूछेगा। जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन वहीं से बनने वाला है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो हम जो बता रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में उसको जरूर ध्यान से सुनिए, या फिर पीडीएफ में आपको जो दिया जा रहा है उसको जरूर आप रीड कीजिए अच्छे से। ठीक है, सफलता जरूर हाथ चूमेगी। और हाँ, अभी आईपीएल का सीज़न चल रहा है, रिक्वेस्ट है आप लोगों सभी से, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आईपीएल आता रहेगा, ज़िंदगी में कई बार आएंगे, लेकिन ये जो लम्हा है जो बीपीएससी तैयारी 4.0 आने वाला है ये फिर दोबारा नहीं आने वाला है। कोशिश कीजिए हाथ इसी में साफ़ कर लीजिए, क्या पता फिर बीपीएससी तैयारी 4 आए नहीं आए, क्या पता उम्र निकल जाए, क्या पता कुछ और घटना घट जाए। इससे अच्छा ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए, आईपीएल ज़िंदगी में आता रहेगा। आईपीएल को छोड़िए और मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, किसमें? बीपीएससी तैयारी 4.0 में, या फिर कोई और भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जो नज़दीक एग्जाम में, उस पर फोकस कीजिए। आईपीएल के चक्कर में मत पड़िए, ये खुशियाँ आपको पल भर के लिए दे सकती हैं, ज़िंदगी भर के लिए नहीं। नौकरी ही आपको ज़िंदगी भर के लिए सफलता दे सकती है, खुशियाँ दे सकती हैं। इसीलिए आप वो मेहनत कीजिए, आईपीएल को भुला जाइए कि आईपीएल चल भी रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं कि सभी आईपीएल में बिजी हैं। हो सकता है बहुतों को लग रहा होगा कि हम अपना व्यू बढ़ाने के चलते बोल रहे हैं, ना बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके 100-200 व्यू से मेरा क्या जाने वाला है? आप पता कर लीजिएगा कि जा करके 2000 प्लस व्यू जाते हैं, तब 2000 नहीं 4000 प्लस व्यू जाते हैं, तब जा करके $1 बनती हैं। अब मेरे चैनल पर देखिए कोई भी ऐसा व्यू नहीं है जहाँ से 400-500 ज़्यादा व्यू जाते ही हैं। तो अगर उसमें से आप लोग 200 नहीं देखेंगे तो मेरा क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इसीलिए ये मत सोचिए कि मेरा अपना व्यू की वजह से हम बोल रहे हैं। अब आपकी भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपना भविष्य को सुधारिए। ठीक है, मौका यही है। आईपीएल और वे बाकी जो टूर्नामेंट चल रहे हैं छोड़िए उसको,
और भी जो आप कहीं शादी वगैरह है वो सभी इग्नोर कीजिए, मेहनत कीजिए, 2 महीना मेहनत कीजिएगा तो दुनिया फिर आपके पीछे भागेगी। और अगर ये 2-3 महीना मेहनत आप नहीं करेंगे तो आपको दुनिया के पीछे भागने पड़ेगा। तो ये आपको देख लीजिए कि करना क्या है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था। सवाल है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था। क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी ऋण समझौता, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। बताना है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस तिथि को क्लाइमेट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। सवाल है, किस तिथि को क्लाइमेट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश जो है वो भारत को छोड़ देगा। ऑप्शन है 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 10 जनवरी 1947, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये सवाल पूछा गया था। ध्यान रखना है, 20 फरवरी 1947 को वह एक खूबसूरत दिन था जिस दिन क्लाइमेट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ देगा। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, 20 फरवरी 1947। ठीक है, इसी दिन वो भारत के लिए सबसे खूबसूरत दिन था ये 20 फरवरी 1947, जिस दिन इसने घोषणा की गई थी क्लाइमेट एटली के द्वारा कि भारत जो है ब्रिटिश जो शासन चल रही थी, उपनिवेशक जो यहाँ पर थी, उनके द्वारा ये भारत छोड़ दिया जाएगा जून 1948 तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, 20 फरवरी 1947 को ये क्लाइमेट एटली के द्वारा घोषणा की गई थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश जो शासन चल रही थी वो भारत को पूरी तरीके से छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों डेटा याद रखनी है आपको। जून 1948 तक छोड़ने की बात हुई थी, ये घोषणा कब की गई थी, तो 20 फरवरी 1947 को की गई थी। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या पता अब की बार ये पूछ लिया जाए कि 20 फरवरी 1947 को किस क्लाइमेट एटली के द्वारा कब घोषणा की गई थी कि कब ब्रिटिश जो है शासन जो है वो भारत छोड़ देगी, तो जून 1948 होगा, ये याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखनी है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप लोग को अगर याद होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण किस पर्व या किस त्यौहार के मौके पर हजारीबाग जेल से मतलब कैसा छलांग लगाकर जब जैसे कहें बोनी तरफ करके वो भाग निकले थे। तो आपको कमेंट करके बतानी है वो कौन सी पर्व या कौन सी त्यौहार थी जिस रात में वो जेल को तड़प करके भाग गए थे। ठीक है, और किन के साथ, और फिर बाद में जाकर के किस संस्था की स्थापना किए थे, ये आप लोग कमेंट करके बतानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था। बताना है, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था। 1945, 46, 44, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के प्रसिद्ध मुकदमा वर्ष 1945 में चलाया गया था। मुकदमा मुख्य रूप से गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल तथा शहनवाज खान पर चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, नेता तेज बहादुर सप्रू के द्वारा और एक और थे कैलाशनाथ कटाजू, इन सभी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन 1945। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा 1945 में हुआ था, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और मुकदमा मुख्य रूप से गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल, शहनाज खान पर ये चलाया गया था, आपको याद रखनी है। और इस मुकदमे को पैरवी के लिए कौन कौन गए थे, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाशनाथ कटाजू।
ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर AC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया था? सवाल है ध्यान रख से सुनिएगा फिर से। 21 अक्टूबर 1947 को किस स्थान पर SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? ऑप्शन है मलाया, सिंगापुर, बर्लिन, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये शायद हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, डिटेल्स बारे में, इसके बारे में हम लोग बात किए थे, है ना। ऑप्शन है 38, 39, 37, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और BPSC TRE 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। पहली बार 1938 में किए थे और दूसरा किए थे 1939 में, याद होगा। ठीक है, पहली बार 1938 के हरिपुरा में किए थे और दूसरा तिरुपुरी में, है ना, याद होगा ये। और 1938 का था ये 52वां अधिवेशन था, जबकि ये था 53वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1939 के तिरुपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके की गई थी। अध्यक्ष बने थे ये सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो यहाँ पे बाद में फिर मतभेद होता है गांधी जी से, उसके बाद फिर ये इस्तीफा भी दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सवाल पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में बने थे और 1939 में बने थे, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1939 में बाद में फिर गांधी जी से थोड़ा सा मतभेद हुआ था, क्योंकि उनका जो पसंद का जो नेता खड़े हुए थे वो कौन थे? सीतारमैया थे, और वो सुभाष चंद्र बोस से हार भी जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मतभेद होता है, फिर बाद में गांधी जी को ये सुभाष चंद्र बोस को जब पता चलता है किसी से बातें, फिर बाद में वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो अध्यक्ष बनते हैं। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, मोहन सिंह। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। कब की गई थी? तो 1942 में की गई थी। किनके साथ मिलकर की गई थी? तो ये भारतीय युद्ध बंदियों के साथ मिलकर के की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इतने सारे सवालों को आपको ध्यान में रखनी है, कहीं से भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ, किंग जॉर्ज पंचम, महारानी विक्टोरिया, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? याद कीजिए, 1911 में। और ये दिल्ली दरबार का कौन सा क्रम था? ये तीसरा क्रम था। इससे पहले 2 बार और भी दिल्ली दरबार लग चुकी थी, तो ये दिल्ली दरबार तीसरा था ये। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, राजधानी की वास्तुकला और योजना 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हॉबर्ट बेकर व एडविन लुटियंस के द्वारा ही बनाई गई थी। इससे पूर्व दिल्ली देश की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। ठीक है, और याद कीजिए 1911 में ही जब दरबार लगी थी तो बंगाल विभाजन को यहाँ पे रद्द भी किया गया था। ठीक है, और उसमें बताइए गवर्नर कौन था? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उस समय गवर्नर कौन थे। हम कई जो भी मेरा लेक्चर हुआ है 4-5 वीडियो, उसमें हम 1-2 वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि कितना ध्यान से सुनते हैं आप लोग। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो।
आप लोग ना एक्चुअली में सीरियस नहीं लेते हो। आप लोग बोलते हैं कमेंट करने के लिए, तो इसलिए नहीं करते यार, कौन करता है, जानते ही तो हैं। या फिर नहीं जानते तो ऐसा नहीं है कि आप लोग चलो सर्च कर लेते हैं, सर्च करके थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा ना, आपका ही थोड़ा सा रिवीजन होगा। अलग है, हाँ मैंने वहाँ पे सर ये सवाल पूछे थे, हम यहाँ पे कमेंट किए थे, तो एग्जाम के थ्रू में जब जाएंगे ना तो क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि हाँ सर ये बोले थे, हम फिर कुछ सर्च करके कमेंट करके ये हम बॉक्स में डाले थे। तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोग क्यों इतना पढ़ाई से भागते हो, आप लोग ही जानेंगे, मुझे तो नहीं पता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही आंसर है किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, सारी खुशियां मिले। और मेरी दुआएं ऐसी हैं कि BPSC TRE 4.0 में आपकी एक सीट पक्की हो, ऐसी हमारी दुआएं हैं इस रामनवमी के शुभ अवसर पर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।